1920 के दशक में जब खगोलविदों ने अन्य आकाशगंगाओं में सितारों के स्पेक्ट्रा को देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ सबसे अजीब बात मिली। हमारी आकाशगंगा में सितारों के समान गायब रंगों के विशिष्ट सेट थे, लेकिन वे सभी एक ही रिश्तेदार द्वारा स्थानांतरित किए गए थे। इसका कारण यह था कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही थी और डोपलर प्रभाव से उनमें से प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कम हो रही थी या लाल कलर स्थानांतरित हो रहा था। सड़क से गुजरती एक कार की आवाज सुनो। जैसे जैसे कार पास आ रही है, इसका इंजन ध्वनि तरंगों की उच्च आवृत्ति के अनुरूप उच्च पिच पर ध्वनि करता है, और जब यह गुजरता है और चला जाता है तो इसकी ध्वनि धीमी हो जाती है। प्रकाश या रेडियल तरंगों का व्यवहार समान होता है। दरअसल पुलिस ने कारों से परावर्तित रेडियो तरंगों की आवृत्ति को मापकर कारों की गति को मापने के लिए डोपलर प्रभाव का उपयोग किया। अन्य आकाशगंगाओं के अस्तित्व के प्रमाण के बाद के वर्षों में हबल ने अपना समय उनकी दूरियों को मापने के लिए और उनके स्पेक्ट्रा का अवलोकन करने में बिताया। उस समय कई लोगों को उम्मीद थी कि आकाशगंगाएं गतिशील होंगी, इसलिए यह देखना काफी आश्चर्य की बात थी कि सभी आकाशगंगाएं लाल रंग की ओर खिसकी हुई दिखाई दी। हर कोई हमसे दूर जा रहा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक वह परिणाम था जिसे हबल ने 1929 में प्रकाशित किया था। यहाँ तक कि आकाशगंगा की लाल लहरों का आकार भी अनोखा नहीं था, बल्कि आकाशगंगा के सीधे प्रोपोर्शनल था। आकाशगंगा जितनी दूर थी वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी, और इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता जैसा कि पहले सभी ने सोचा था, लेकिन वास्तव में इसका विस्तार हो रहा था। विभिन्न आकाशगंगाओं के बीच की दूरी हर समय बढ़ रही थी। पीछे देखने पर यह आश्चर्य करना आसान है कि पहले किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। न्यूटन और अन्य लोगों को यह एहसास होना चाहिए था कि एक स्थिर ब्रह्मांड जल्द ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ना शुरू कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि स्थिर होने के बजाय ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। यदि यह काफी धीमी गति से फैल रहा था तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह अंततः फैलना बंद कर देगा और फिर सिकुड़ना शुरू कर देगा। हालांकि यदि यह एक निश्चित दर से अधिक पर विस्तार कर रहा था तो गुरुत्वाकर्षण कभी भी इसे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा और ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तारित होता रहेगा। यह कुछ वैसा ही है जब कोई पृथ्वी की सतह से ऊपर रॉकेट दागता है। यदि इसकी गति काफी कम है तो गुरुत्वाकर्षण अंततः रॉकेट को रोक देगा और यह वापस गिरना शुरू कर देगा। दूसरी ओर यदि रॉकेट की गति एक निश्चित गति से अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण उसे वापस खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा, इसलिए यह हमेशा के लिए पृथ्वी से दूर जाता रहेगा। ब्रह्मांड के इस व्यवहार की भविष्यवाणी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से 19वीं, 18वीं या 17वीं सेंचुरीज के अंत में किसी भी समय की जा सकती थी। फिर भी स्थिर ब्रह्मांड में विश्वास इतना मजबूत था कि यह 20वीं सदी की शुरुआत तक कायम रहा। यहाँ तक कि जब आइंस्टीन ने 1915 में सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत तैयार किया, तब भी उन्हें यकीन था कि ब्रह्मांड को स्थिर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे संभव बनाने के लिए अपने सिद्धांत को संशोधित किया और अपने समीकरणों में एक ब्रह्मांड संबंधी कांस्टेंट को शामिल किया। यह एक नया एंटी ग्रेविटी बल था जो अन्य बलों के विपरीत किसी विशेष स्रोत से नहीं आया था, बल्कि अंतरिक्ष समय के ताने बाने में निर्मित हुआ था। उनके ब्रह्मांड संबंधी कांस्टेंट ने अंतरिक्ष समय को विस्तार करने की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति दी और इसे ब्रह्मांड में सभी पदार्थों के आकर्षण को सटीक रूप से संतुलित करने के लिए बनाया जा सकता है ताकि एक स्थिर ब्रह्मांड का परिणाम हो। ऐसा लगता है कि केवल एक ही व्यक्ति सामान्य सापेक्षता को अंकित मूल्य पर लेने को तैयार था, जबकि आइंस्टीन और अन्य भौतिक विज्ञानी एक गैर स्थैतिक ब्रह्मांड की सामान्य सापेक्षता की भविष्यवाणी से बचने के तरीकों की तलाश कर रहे थे। रूसी भौतिक विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने इसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ।